वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय प्रोफेसर अमित कुमार। हम लोग क्या टॉपिक स्टडी कर रहे थे? हम लोग स्टडी कर रहे थे जेनेटिक्स को डिटेल में हम लोग स्टडी कर रहे थे। जेनेटिक्स का दूसरा नाम क्या हम लोग बोलेंगे? इनहेरिटेंस बायोलॉजी। उसको हम लोग डिटेल में स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? आज हम लोग देखने वाले हैं कि मेंडल का लाइफ हिस्ट्री क्या था, मतलब मेंडल के जन्म से लेके मेंडल के डेथ के बीच में क्या क्या हुआ। ठीक है, ये हम लोग देखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे मेंडेलियन जेनेटिक्स। ठीक है, जिसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। ठीक है ना? तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? लाइफ हिस्ट्री ऑफ मेंडल। इसके बारे में आज हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, और याद रखना कि मतलब मेंडल इस लाइफ हिस्ट्री में हम लोग ये जानेंगे कि जो मेंडल था ना, वो मेंडल मतलब किस किस एक्सपेरिमेंट्स को अपने लाइफ में परफॉर्म किया। ठीक है, और किस किस ईयर में परफॉर्म किया, कितना ईयर लगा मेंडल्स को अपने एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करने में। ठीक है, उसका रिजल्ट क्या हुआ, क्या मेंडल सक्सेसफुल हो पाया अपने एक्सपेरिमेंट्स में या नहीं हो पाया। ठीक है, मेंडल के डेथ के बाद क्या हुआ, मेंडल कौन सा प्लांट को चूज किया, मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स को क्या बोला गया, ये सब सारा का सारा आज हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और वो क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे लाइफ हिस्ट्री ऑफ मेंडल। ठीक है ना? तो सबसे पहले देखो ध्यान से, एक चीज दिमाग में रखना कि मेंडल को हम लोग क्या बोलते हैं? मेंडल को हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, जेनेटिक्स के फादर का नाम क्या हम लोग बोलेंगे? मेंडल। लेकिन मेंडल का पूरा नाम क्या चीज है, याद रखना, मेंडल का पूरा नाम है ग्रेगर ग्रेगर जोन मेंडल। इस चीज को ध्यान में रखना। ठीक है, मेंडल का पूरा नाम क्या चीज है? ग्रेगर जोन मेंडल। मैं इसीलिए ऐसा बोल रहा हूँ कि मेंडल का पूरा नाम को ध्यान में रखना, क्योंकि मेंडल का जो चाइल्डहुड के टाइम पे मतलब बचपन में मेंडल का नाम क्या था? केवल जॉन मेंडल था। ठीक है, लेकिन इसको ग्रेगरी का सम्मान, ये उपाधि दिया गया, या हम लोग बोलेंगे ऑनर दिया गया, जब ये चर्च को ज्वाइन किया तब। ठीक है, और ग्रेगरी का ऑनर उन्हीं को मिलता है जो लोग कुछ एक्सेप्शनल या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करते हैं। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो ध्यान से, याद रखना है मेंडल को हम लोग क्या बोलते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स। और मेंडल का पूरा नाम क्या है? ग्रेगर जोन मेंडल। ठीक है, याद रखना इस चीज को। अब देखो ध्यान से, ये जो मेंडल को जो फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं ना, याद रखना है इसको फादर ऑफ जेनेटिक्स जब तक मेंडल मतलब जीवित था, या हम लोग बोलेंगे जब तक मेंडल का डेथ नहीं हुआ था, तब तक मेंडल को मतलब फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से नहीं जानते थे। जब मेंडल का डेथ हो गया, उसके बाद मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट्स था उसको फिर से रीडिस्कवर किया गया। ठीक है, उसके बाद फिर बोला गया कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? हम लोग बोलेंगे मेंडल। ठीक है ना, याद रखना इस चीज को। अब देखो ध्यान से, अगर हम लोग मेंडल का बर्थ के बारे में बात करेंगे, तो मेंडल का बर्थ कब हुआ था? हम लोग बोलेंगे 22 जुलाई 1822 में हुआ था। मेंडल का क्या चीज हम लोग बोलेंगे? बर्थ। कहाँ हुआ था? तो हम लोग बोलेंगे ऑस्ट्रिया में हुआ था। ठीक है, याद रखना है। तो ऑस्ट्रिया क्या हुआ? हम लोग बोलेंगे बर्थ प्लेस हुआ। और बर्थ डेट क्या हुआ? हम लोग बोलेंगे 22 जुलाई 1822। ठीक है, और मेंडल का हम लोग बोलेंगे डेथ कब हुआ? तो हम लोग बोलेंगे मेंडल का डेथ हुआ, देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं क्या लिखा हूँ, मेंडल का डेथ हुआ है 6 जनवरी 1884 को। ठीक है, याद रखना है। तो मेंडल का जो मतलब मेंडल कितना साल सरवाइव किया? हम लोग बोलेंगे 62 ईयर्स ही सरवाइव किया। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक के बीच में मेंडल्स ने क्या क्या किया, वो मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ध्यान से कि चाइल्डहुड में हम लोग बोलेंगे मेंडल को क्या बोला जाता था? चाइल्डहुड में मतलब बचपन में मेंडल का नाम क्या था? सिंपल हम लोग बोलेंगे क्या नाम था उसका? जॉन मेंडल। याद रखना है, ग्रेगर जॉन मेंडल नाम नहीं था बचपन में। बचपन में क्या नाम था? जॉन मेंडल नाम था। ठीक है, हमेशा रखना याद कि मेंडल के जो फादर थे ना, ठीक है, मेंडल के जो फादर थे वो क्या थे? हम लोग बोलेंगे एक फार्मर थे। मेंडल के फादर क्या थे? हम लोग बोलेंगे एक फार्मर थे। और ये जो मेंडल है ना, ये मेंडल हम लोग बोलेंगे एक मतलब हो सकते हैं ना, हम लोग क्या बोलते हैं कि गरीब फैमिली से बिलोंग करता था। ठीक है, याद रखना है। तो एक्चुअल में क्या होता था, जब ये मेंडल अपने फादर के साथ मतलब काम करने जाता था ना, तो उस टाइम पे ये मेंडल के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे। ठीक है, और वो क्वेश्चंस को मेंडल क्या करता था? अपने फादर से पूछता था, लेकिन उसके फादर भी वो क्वेश्चंस का आंसर मेंडल को नहीं बता पाते थे। ठीक है, याद रखना है। तो ऑलरेडी मेंडल के दिमाग में क्या था? बहुत सारा क्वेश्चंस था। तो मेंडल को क्या था? हम लोग बोलेंगे उस क्वेश्चंस को क्या करना था? सॉल्व करना था। ठीक है ना? तो अब देखो, अब क्या हुआ? अब हुआ ये कि जब मेंडल 21 साल का हो गया, ठीक है, जब मेंडल 21 साल का हो गया, तो मेंडल क्या किया? हम लोग बोलेंगे चर्च ज्वाइन कर लिया। ठीक है, और ये चर्च कहाँ था? हम लोग बोलेंगे इसी ऑस्ट्रिया जो प्लेस है वहीं पर था। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मेंडल को चर्च ज्वाइन करने का क्यों नीड पड़ा? मेंडल को चर्च ज्वाइन करने का नीड इसीलिए पड़ा
क्योंकि हम लोग बोलेंगे कि मेंडल कैसा फैमिली से बिलोंग करता था, हम लोग बोलेंगे गरीब फैमिली से बिलोंग करता था। ठीक है, तो गरीब फैमिली से बिलोंग करता था, तो मतलब होता है ना कि कुछ सोर्स ऑफ इनकम चाहिए अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग बोलेंगे सोर्स ऑफ इनकम के लिए, ठीक है, कुछ अर्न करने के लिए मेंडल क्या किया, हम लोग बोलेंगे चर्च ज्वाइन किया ताकि वो अपने फैमिली को सपोर्ट कर पाए। तो उस टाइम पे मेंडल का कितना साल था, हम लोग बोलेंगे केवल 21 साल था। ठीक है, तो जैसे ही मेंडल चर्च ज्वाइन किया ना, तो कुछ समय के बाद हम लोग बोलेंगे मेंडल को क्या चीज का ऑनर दिया गया, हम लोग बोलेंगे ग्रेगर का ऑनर दिया गया। ठीक है, तब से मेंडल का नाम क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, याद रखना है। तो ग्रेगर टर्म कब आया, ग्रेगर टर्म आया हम लोग बोलेंगे आफ्टर ज्वाइन द चर्च, जब चर्च को ज्वाइन किया मेंडल, उसके बाद हम लोग बोलेंगे क्या किया गया कि मेंडल को ग्रेगर का ऑनर दिया गया। ठीक है, तो अब ग्रेगर का ऑनर किनको दिया जाता है, देखो ध्यान से, तो याद रखना है ग्रेगर का ऑनर हम लोग बोलेंगे, ग्रेगर का जो ऑनर होता है ना, ग्रेगर या बोल सकते हैं ग्रेगरी, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये जो ग्रेगरी या ग्रेगर का जो ऑनर होता है ना, वो दिया जाता है वैसे इंडिविजुअल को जो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर दे अपने लाइफ में, ऑर्डिनरी काम कर दे अपने लाइफ में। ठीक है, या हम लोग बोल सकते हैं एक्सेप्शनल काम कर दे। ठीक है, एक्सेप्शनल काम कर दे या मिराकुलस काम कर दे कुछ, तब जाके हम लोग बोलेंगे वैसे इंडिविजुअल को किसका ऑनर दिया जाता है, हम लोग बोलेंगे सेंट ग्रेगरी का। ठीक है, सेंट ग्रेगरी का ऑनर दिया जाता है। तो मेंडल को क्या चीज का ऑनर दिया गया, हम लोग बोलेंगे सेंट ग्रेगरी का ऑनर दिया गया। क्यों, क्योंकि मेंडल का जो काम था ना वो बिल्कुल एक्सेप्शनल था, या हम लोग बोलेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। ठीक है, ये बाद में पता चला। तो इसीलिए मेंडल को किस नाम से जाना गया, हम लोग बोलेंगे ग्रेगर जॉन मेंडल के नाम से जाना गया। तो मेंडल का पूरा नाम क्या हो गया, ग्रेगर जॉन मेंडल। और ये ग्रेगर का जो ऑनर है उसको वो कब मिला मेंडल को, हम लोग बोलेंगे जब ये चर्च को ज्वाइन किया तब। ठीक है, याद रखना इस चीज को। तो अब क्या हुआ, देखो ध्यान से, अब हुआ क्या कि 1847 में, देखो ध्यान से, 1847 में मेंडल को क्या चीज बना दिया गया, हम लोग बोलेंगे चर्च का प्रीस्ट बना दिया गया 1847 में। ठीक है, याद रखना है। उसके बाद फिर क्या हुआ, 1847 के बाद हम लोग बोलेंगे 1851 से लेके 1853, इस टाइम पे हम लोग बोलेंगे मेंडल को चर्च के तरफ से क्या भेजा गया, कहां भेजा गया, हम लोग बोलेंगे बिनया यूनिवर्सिटी भेजा गया। क्यों, ताकि वो अपना पीजी का कोर्स को कंप्लीट कर सके, याद रखना है। ठीक है, अब जब मेंडल बिनया यूनिवर्सिटी गया, ठीक है, तो वो किसके तरफ से भेजा गया था, चर्च के तरफ से भेजा गया था। ठीक है, और जितना भी सारा यूनिवर्सिटी का जो भी खर्च था ना, वो कौन बियर किया, हम लोग बोलेंगे चर्च बियर किया। ठीक है, और उस टाइम पे पीजी देखो ध्यान से कितना साल का होता था, 2 साल का होता था। तो मेंडल क्या किया, 1851 से 1853 तक विनया यूनिवर्सिटी में अपना पीजी का कोर्स किया। और पीजी का कोर्स में मेंडल क्या सीखा, तो पीजी के कोर्स में मेंडल ये सीखा, पूरे मैथमेटिक्स के बारे में स्टडी किया, और जो नेचुरल साइंस होता है उसके बारे में स्टडी किया अपने पीजी के कोर्स के टाइम पे। कौन, मेंडल। ठीक है, कहाँ, विनया यूनिवर्सिटी में। ठीक है, याद रखना है। उस टाइम पे अगर बात करेंगे तो उस टाइम पे जो ये ग्रेजुएशन जो होता था ना, यूजी जिसको बोल सकते हैं, वो कितना साल का होता था, 4 इयर्स का होता था उस समय मेंडल्स के टाइम पे। ठीक है, और जो पीजी होता था ना वो कितना साल का होता था, हम लोग बोलेंगे 2 इयर्स का होता था। ठीक है, तो याद रखना है मेंडल विनया यूनिवर्सिटी से अपना पीजी का कोर्स कंप्लीट करता है। कौन से ईयर में करता है, 1851 से 1853 में। और यूनिवर्सिटी का पीजी का कोर्स का जो भी पैसा था ना, या जो खर्च था, वो कौन बियर किया, हम लोग बोलेंगे ये चर्च बियर किया। ठीक है, और ये कोर्स में ये क्या पढ़ा, मैथमेटिक्स के बारे में स्टडी किया, और पूरे नेचुरल साइंस के बारे में स्टडी किया, हम लोग बोल सकते हैं सिंपल मैथमेटिकल साइंस के बारे में क्या किया, स्टडी किया। कौन, मेंडल अपने पीजी के दौरान। ठीक है, कहाँ, विनया यूनिवर्सिटी में। ठीक है, अब देखो एक चीज ध्यान देना कि मेंडल क्या था, हम लोग बोलेंगे बहुत अच्छा मैथमेटिशियन था। इस चीज को ध्यान में रखना। मेंडल क्या था, एक बहुत अच्छा मैथमेटिशियन था। ठीक है, और उसके साथ साथ उसको साइंस में क्या था, बहुत ज्यादा क्या था, हम लोग बोलेंगे इंटरेस्ट था। इसीलिए देखना, जब भी आप कभी जेनेटिक्स पढ़िएगा ना, तो हमेशा आप क्या देखिएगा, मैथमेटिकल कैलकुलेशन देखिएगा। जैसे कि फिनोटिपिक रेशियो 3:1 होता है, जीनोटिपिक रेशियो ये 1:1 होता है, ये सब। ठीक है, याद रखना है। तो अब हम लोग बोलेंगे यहाँ पर देखो, अब मेंडल जब 2 साल का अपना पीजी का कोर्स जो कंप्लीट कर लिया ना, उसके बाद हम लोग बोलेंगे मेंडल अपना काम को स्टार्ट करता है। ठीक है, 1853 में कंप्लीट हुआ था इसका पीजी। ठीक है, उसके बाद 1856 से लेके 1863 तक 7 साल ये क्या करता है, इसके मन में जो भी प्रश्न थे ना, जो भी क्वेश्चन थे ना, उसको ये हल करने में लग जाता है। ठीक है, तो याद रखना है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि एक्सपेरिमेंट ईयर कितना साल का था, हम लोग बोलेंगे 7 साल का था।
कब से कब तक? तो हम लोग बोलेंगे 1856 से 1863 तक। ठीक है, याद रखना है। तो अब देखो ध्यान से याद रखना है, ये जो 7 साल होता है ना, ठीक है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं 7 साल, ये क्या किया? अपने एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म किया। ठीक है, याद रखना है। तो एक्सपेरिमेंट किसमें किया? तो याद रखना है, एक्सपेरिमेंट किया हम लोग बोलेंगे पी प्लांट पे। ठीक है, और पी प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या होता है? हम लोग बोलेंगे पाइसम सेटिमम। और पी प्लांट हम लोग बोलेंगे जिसका कॉमन नेम क्या है? गार्डन पी बोलते हैं, या इसको स्वीट पी भी बोलते हैं, याद रखना है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आता है कि मेंडल पी प्लांट पे ही क्यों अपना काम को किया? ठीक है, तो ये मैं बताऊंगा जब मैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस बताऊंगा उस टाइम पे। ठीक है, अब देखो यहां पर देखो ध्यान से, यहां पर हम लोग बोलेंगे ये जो 7 साल के टाइम पे ये जो पी प्लांट पे काम किया ना, ठीक है, जो भी एक्सपेरिमेंट्स किया ना 7 इयर्स, उस एक्सपेरिमेंट्स के एक नाम दिया गया, उसको बोला गया हाइब्रिडाइजेशन एंड प्यूरिफिकेशन एक्सपेरिमेंट। याद रखना है। तो मेंडल का जितना भी एक्सपेरिमेंट्स था ना, सबको एक नाम दिया गया, क्या चीज? हाइब्रिडाइजेशन एंड प्यूरिफिकेशन एक्सपेरिमेंट। अब क्वेश्चन आता है हाइब्रिडाइजेशन एंड प्यूरिफिकेशन एक्सपेरिमेंट्स क्यों बोला जा रहा है? ठीक है, तो यहां पर जब मैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ाऊंगा, डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ाऊंगा, तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? हाइब्रिडाइजेशन एंड प्यूरिफिकेशन एक्सपेरिमेंट। क्यों बोलते हैं ये मैं उस टाइम पे बताऊंगा। ठीक है, अब देखो अब यहां पर क्या होगा, इसको मैं मिटा रहा हूं, देखो ध्यान से, ये जो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स है ना, या हम लोग बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन एंड प्यूरिफिकेशन जो एक्सपेरिमेंट्स है ना, इसमें हम लोग बोलेंगे मेंडल का सबसे पहला एक्सपेरिमेंट आया। देखो ध्यान से, इसमें मेंडल क्या क्या हम लोग बोलेंगे अपना सबसे पहला एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, और वो एक्सपेरिमेंट क्या था? हम लोग बोलेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। ठीक है, याद रखना है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूं कि हाइब्रिडाइजेशन एंड प्यूरिफिकेशन एक्सपेरिमेंट्स क्यों बोलते हैं, ये मैं जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस बताऊंगा उस टाइम पे बताऊंगा। ठीक है, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस इसका पहला क्या था? हम लोग बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन एंड प्यूरिफिकेशन एक्सपेरिमेंट्स था। ठीक है, और इसका दूसरा जो एक्सपेरिमेंट था उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्या चीज? क्रॉस। याद रखना है, ये मेंडल का क्या था? हम लोग बोलेंगे दूसरा क्या था? हाइब्रिडाइजेशन एंड प्यूरिफिकेशन एक्सपेरिमेंट्स था। ठीक है, अब ध्यान से देखो, और ये एक्सपेरिमेंट्स को देखो, ये एक्सपेरिमेंट्स को मेंडल को परफॉर्म करने में कितना टाइम लग गया? 7 साल लग गया। ठीक है, इसका मतलब हम लोग समझ ही सकते हैं कि मेंडल कितना डेडिकेटेड था, अपने जो भी उसके मन में जो भी क्वेश्चन है ना उसको सोल्व करने के लिए वो कितना डेडिकेटेड था। ठीक है, अब देखो ध्यान से, जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस कर लिया ना मेंडल, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बिहाफ पे ये क्या किया? हम लोग बोलेंगे 2 लॉ दिया। ठीक है, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। एक को बोलते हैं हम लोग लॉ ऑफ डोमिनेंस बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा को हम लोग क्या बोलते हैं? दूसरा को हम लोग बोलते हैं क्या चीज? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट्स। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट्स बोलते हैं। ठीक है, या इसको हम लोग लॉ ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ गैमेट्स भी बोलते हैं। ठीक है, प्यूरिफिकेशन ही लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स भी बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? लॉ ऑफ क्या चीज? प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स भी बोलते हैं। लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स भी बोलते हैं, याद रखना है। ठीक है, ये जो लॉ दिया ना वो किसके बेसिस पे दिया? अपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के जो वो कंक्लूजन निकाला उसके बेसिस पे दिया। ठीक है, याद रखना इस चीज को। अब डाई हाइब्रिड क्रॉस जब वो किया मोनोहाइब्रिड क्रॉस को करने के बाद, तो उसके बेसिस पे हम लोग बोलेंगे ये एक लॉ को दिया, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट क्या चीज हम लोग बोलेंगे? अशॉर्टमेंट। ठीक है, याद रखना है। और ये सारा का सारा लॉ को मिलाकर हम लोग क्या बोलेंगे? लॉ ऑफ डोमिनेंस हो गया। ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट्स या लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स हो गया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट हो गया। ये सारे के सारे लॉ को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज? लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। लॉज ऑफ इनहेरिटेंस बोलते हैं, याद रखना इस चीज को। ठीक है, तो लॉज ऑफ इनहेरिटेंस कुछ नहीं है, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस देख सकते हैं, यही सब लॉ है। ठीक है, और ये लॉ को निकालने के लिए मेंडल को क्या करना पड़ा? एक्सपेरिमेंट्स करना पड़ा। उस एक्सपेरिमेंट्स का नाम क्या हुआ? हाइब्रिडाइजेशन एंड प्यूरिफिकेशन एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, तो उसमें पहला एक्सपेरिमेंट क्या था? मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या था? डाई हाइब्रिड क्रॉस का। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बिहाफ पे ये 2 लॉ को निकाला, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट्स या लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स। और डाई हाइब्रिड क्रॉस के ये बेसिस पे या बिहाफ पे ये कौन सा लॉ निकाला? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। जो क्या होता है ये हम लोग देखेंगे। सारा का सारा लॉ को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? ये लॉ ऑफ इनहेरिटेंस या लॉ ऑफ मेंडेलियन इनहेरिटेंस। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पर एक चीज मैं ये बताना चाहता हूँ कि पहले क्या था? हम लोग बोलेंगे पहले हम लोग स्टडी करते थे लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में। ठीक है, लेकिन बाद में क्या किया गया? लॉ ऑफ डोमिनेंस को लॉ से हटा दिया गया। ठीक है, तो बाद में हम लोग बोलेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस को लॉ से हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया?
क्योंकि हम लोग बोलेंगे ये जो लॉ है ना वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है, ठीक है, इसीलिए इस लॉ को हटा दिया गया और इस लॉ को क्या बना दिया गया, हम लोग बोलेंगे हाइपोथेसिस बना दिया गया, ठीक है, क्योंकि इस लॉ का बहुत सारा एक्सेप्शंस था, ठीक है, और ये चूंकि एक्सेप्शंस है इसीलिए हम लोग बोलेंगे ये लॉ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है, ठीक है, याद रखना, इसीलिए इसको फिर बाद में हाइपोथेसिस बना दिया गया। और अभी के डेट में हम लोग इसीलिए लॉ ऑफ डोमिनेंस को मेंडल का फर्स्ट लॉ नहीं बोलते हैं, मेंडल का फर्स्ट लॉ किसको बोलते हैं हम लोग, लॉ ऑफ किसको बोलते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट्स को क्या बोलते हैं, मेंडल का फर्स्ट लॉ बोलते हैं, याद रखना, फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बोलते हैं, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को क्या बोलते हैं, हम लोग बोलेंगे ये मेंडल का सेकेंड लॉ बोलते हैं, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना, ठीक है, और ये जो दोनों लॉ है ना, याद रखना, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, क्यों है ये मैं बताऊंगा, ठीक है, इसीलिए ये लॉ को रखा गया अभी तक, और ये लॉ जो था ना उसको हाइपोथेसिस का नाम दे दिया गया, क्यों दिया गया ये मैं सारा का सारा डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। अब तो ये भी समझ में आ गया, याद रखना है 1863 तक 1855 से 1863 तक ये 7 साल इन्होंने क्या किस चीज पे काम किया, पी प्लांट पे काम किया, ठीक है, और कौन सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, हाइब्रिडाइजेशन एंड प्यूरिफिकेशन एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म किया गया, जिसमें पहला हाइब्रिडाइजेशन और प्यूरिफिकेशन एक्सपेरिमेंट क्या है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और दूसरा क्या है, डाइहाइब्रिड क्रॉस, जिसके बेसिस पे इन्होंने लॉस को निकाला जिसको बोलते हैं मेंडेलियन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, याद रखना है। अब देखो अब क्या हुआ, अब ये जितना भी अपने एक्सपेरिमेंट्स को किया था ना मेंडल, ठीक है, जितना भी अपने एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म किया था ना उसको ये पब्लिश किया, हम लोग बोलेंगे 1865 में, 1865 में कहाँ पब्लिश किया, तो हम लोग बोलेंगे अपना एक पेपर था जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं मेंडल्स पेपर का नेम क्या था, हम लोग बोलेंगे एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, ये पेपर का नाम था। ये जितना भी रिसर्च था ना मेंडल का, ठीक है, वो उस रिसर्च को मेंडल कब पब्लिश किया, हम लोग बोलेंगे 1865 में, 1863 तक तो ये एक्सपेरिमेंट्स ही किया, रिसर्च ही किया, उसके बाद ये अपने रिसर्च को एक मतलब ये अपने एक पेपर में लिखा, उस पेपर का नाम क्या हम लोग बोलेंगे एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, और उसको 1865 में ये पब्लिश किया, ठीक है, लेकिन ये किस लैंग्वेज में पब्लिश किया था, तो ये जर्मन लैंग्वेज में पब्लिश किया था, देखो ध्यान से, जर्मन लैंग्वेज में, ठीक है, और ये जर्मन लैंग्वेज क्या था, देखो ध्यान से, यहाँ पर लिखा हुआ है भर्शु उबर फ्लेंजेन हाइब्रिडेन, ठीक है, ये जर्मन लैंग्वेज में इन्होंने अपना जो भी एक्सपेरिमेंट्स है, जो भी रिसर्च है उसको पब्लिश किया, ठीक है, और इनका पेपर का नाम क्या था, जर्मन लैंग्वेज में था, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेट क्या था, एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, याद रखना है, ठीक है। लेकिन यहां पर हम लोग बोलेंगे, देखो ध्यान से, यहां पर मेंडल को सक्सेस नहीं मिला, क्यों मेंडल को यहां पर सक्सेस नहीं मिला, क्योंकि इस टाइम पे मेंडल पे किसी का ध्यान नहीं गया, क्यों ध्यान नहीं गया इस टाइम पे मेंडल पे, मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स में, मेंडल के रिसर्च में, मेंडल के पेपर में, इसीलिए ध्यान नहीं गया क्योंकि उस टाइम पे हम लोग बोलेंगे चार्ल्स डार्विन जो साइंटिस्ट थे ना, जिनको हम लोग फादर ऑफ एवोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है, वो क्या बता रहे थे कि कैसे करके ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन हुआ। तो उस टाइम पे सबसे फेमस साइंटिस्ट कौन थे, चार्ल्स डार्विन, ठीक है, और डार्विन का जो भी मतलब ये रिसर्च था उस टाइम पे, जैसे कि कैसे करके एक ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुआ है, ठीक है, कैसे करके दूसरा एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुआ है, ठीक है, उस टाइम पे ये जो इवोल्यूशन था ना उस पे सभी का ध्यान था, ठीक है, किन्हीं का ध्यान मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट्स है या जो रिसर्च है उस टाइम पे किन्हीं साइंटिस्ट का ध्यान मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स या रिसर्च में नहीं था, सबका ध्यान किस तरफ था कि कैसे करके इवोल्यूशन हुआ, और वो साइंटिस्ट का नाम क्या था, हम लोग बोलेंगे चार्ल्स डार्विन, ठीक है, याद रखना है, और उस टाइम के सबसे फेमस साइंटिस्ट कौन थे, चार्ल्स डार्विन, इसीलिए सबका ध्यान डार्विन की तरफ था, किसी साइंटिस्ट का ध्यान मेंडल के वर्क या रिसर्च या हम लोग बोलेंगे जो एक्सपेरिमेंट्स है उस तरफ नहीं था, ठीक है, याद रखना है। तो फिर मेंडल यहाँ पर क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे सक्सेसफुल नहीं हो पाया, ठीक है, सक्सेसफुल नहीं हो पाया मेंडल, और उसके बाद ये फिर से क्या किया, फिर से ये चर्च आ गया, ठीक है, 1865 के बाद फिर से ये कहाँ आ गया, चर्च आ गया, चर्च में आने के बाद फिर वो नॉर्मल अपना काम को करने लगा, और उसके बाद 1884 में मेंडल का क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे डेथ हो गया। डेथ कैसे हुआ, तो हम लोग बोलेंगे मेंडल का किडनी फेलियर की वजह से क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे मेंडल का डेथ हो गया, ठीक है, याद रखना है। तो यहाँ पर हम लोग ये सीखे कि मेंडल के जन्म से लेके मेंडल का डेथ तक के बीच में मेंडल बहुत कुछ किया लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया, क्यों, क्योंकि मेंडल का जो भी काम था, मेंडल का जो भी रिसर्च था, मेंडल का जो भी एक्सपेरिमेंट्स था, वो
उस पर कोई भी ध्यान, कोई भी अदर साइंटिस्ट ध्यान नहीं दिए। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे हम लोग बोलेंगे जो सबसे मोस्ट पॉपुलर या फेमस साइंटिस्ट थे वो कौन थे? हम लोग बोलेंगे चार्ल्स डार्विन, जो इवोल्यूशन पे काम कर रहे थे। तो सबका ध्यान उस तरफ इवोल्यूशन पे था। ठीक है, याद रखना है। तो यहां से लेके यहां तक हम लोग देखें कि मेंडल को अभी तक फादर ऑफ जेनेटिक्स नहीं बोला गया था। तो अब क्वेश्चन आता है कि मेंडल कब सक्सेसफुल हो पाया? तो मेंडल जो भी अपने वर्क को किया ना, या जो रिसर्च को किया, या हम लोग बोलेंगे जो अपने एक्सपेरिमेंट्स को किया, वो मेंडल के मरने के बाद, या हम लोग बोलेंगे मेंडल के डेथ के बाद उसको सभी कोई जाने। ठीक है, याद रखना है। तो मेंडल के डेथ के कितने साल के बाद मेंडल का जो भी एक्सपेरिमेंट्स था उसको रीडिस्कवर किया गया? तो याद रखना है मेंडल के हम लोग बोलेंगे डेथ के 16 ईयर्स बाद। ठीक है, आफ्टर मैं लिख रहा हूं यहां पर, आफ्टर 16 ईयर्स, आफ्टर 16 ईयर्स, आफ्टर 16 ईयर्स। ठीक है, मेंडल्स डेथ, मेंडल का डेथ के 16 साल के बाद, मतलब कितना हो जाएगा? 1884 है ना, तो हम लोग बोलेंगे 1900। ठीक है, इस टाइम पे क्या हुआ? हम लोग बोलेंगे 3 अलग अलग साइंटिस्ट थे, ठीक है, जो हम लोग बोलेंगे मेंडल के वर्क को क्या किए? फिर से रीडिस्कवर किए। ठीक है, तो मैं यहां पर अब क्या बताने जा रहा हूं? मैं अब यहां पर बताने जा रहा हूं कि मेंडल के डेथ के बाद कैसे करके मेंडल का जो भी रिसर्च है, या जो भी मेंडल का काम है, या जो भी मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स हैं, उसको फिर से रीडिस्कवर किया गया, और फिर मेंडल को क्या बोला गया? फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला गया। ठीक है, वो मैं अब यहां पर बताने जा रहा हूं मिटाकर। ठीक, अब देखो याद रखना है कि जब मेंडल का डेथ हो गया, ठीक है, मेंडल का डेथ कब हुआ? 1884 में। मेंडल ने सारा का सारा जो भी अपने लाइफ टाइम में जो भी एक्सपेरिमेंट्स किए, जो भी वर्क किए, जो भी रिसर्च किए, तो उस टाइम पे मेंडल को पता था कि वो मेंडल क्या हो चुका है? सक्सेसफुल हो चुका है। लेकिन दुनिया को ये पता नहीं था कि मेंडल सक्सेसफुल हुआ है। ठीक है, तो दुनिया की नज़र में क्या था? मेंडल अनसक्सेसफुल था। ठीक है, लेकिन मेंडल अपने नज़र में क्या था? सक्सेसफुल था। याद रखना है। तो जब तक वो सर्वाइव किया तब तक उसका डिस्कवरी को कोई भी जान नहीं पाया, कोई भी समझ नहीं पाया। लेकिन जब उनका डेथ हो गया, मेंडल का डेथ हो गया, तो डेथ होने के 16 साल के बाद, डेथ कब हुआ था? 1884, और 1884 के 16 साल के बाद, मतलब 1900, ठीक है, 1900 में क्या हुआ? हम लोग बोलेंगे 3 अदर साइंटिस्ट क्या किए? मिलकर क्या किए? रीडिस्कवर किए। क्या चीज के बारे में? मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट्स है उसको। ठीक है, तो यहां पर वही मैंने लिखा है 1900 में क्या हुआ? रीडिस्कवरी हुआ। क्या चीज का? हम लोग बोलेंगे मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स का। कौन किया? रीडिस्कवर्ड कौन किया? हम लोग बोलेंगे 3 अलग अलग साइंटिस्ट। ठीक है, और ये 3 अलग अलग साइंटिस्ट का नाम क्या था? एक का नाम था कार्ल कोरेन, याद रखना होगा, हैगो डिवेरिस, और इरिच वॉन सेरमैक। ठीक है, ये 3 साइंटिस्ट मिलकर क्या किया? हम लोग बोलेंगे मेंडल का जो डिस्कवरी था उसको क्या किया? रीडिस्कवर किया। कब? 1900 में। ठीक है, मतलब मेंडल के डेथ के 16 साल के बाद। ठीक है, अब देखो क्या हुआ। अब एक्चुअल में हुआ क्या कि 1900 के बाद 1901 में और एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था बेटसन। ये साइंटिस्ट क्या किया? जो भी मेंडल का जो ओरिजिनल पेपर था ना, ये वाला, ठीक है, जिसको उस टाइम पे 1865 में कोई वैल्यू नहीं दिया गया, ठीक है, उस पेपर को यहां पर 1901 में बेटसन नाम का साइंटिस्ट क्या किया? हम लोग बोलेंगे मेंडल का ओरिजिनल पेपर को फिर से रिपब्लिश किया। ठीक है, ये वाला पेपर को रिपब्लिश किया। ठीक है, और उसके बाद हम लोग बोलेंगे, क्योंकि ये पेपर किस लैंग्वेज में लिखा हुआ था? जर्मन लैंग्वेज में लिखा हुआ था। ठीक है, तो यहां पर 1902 में, मतलब 1902 में क्या किया? हम लोग बोलेंगे ये जो बेटसन था ना, यही साइंटिस्ट, वो क्या किया? मेंडल का जो भी पेपर था ना, उसको जर्मन लैंग्वेज में लिखा हुआ था, उसको ये ट्रांसलेट किया। कौन सा लैंग्वेज में? हम लोग बोलेंगे इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया ताकि ये दुनिया को पता चले। ठीक है ना, तो याद रखना है। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद हम लोग बोलेंगे 1902 के बाद 1905 में बेटसन क्या किया? हम लोग बोलेंगे जेनेटिक्स टर्म दिया। ठीक है, याद रखना है। 1905 में कौन जेनेटिक्स के टर्म को दिया? हम लोग बोलेंगे बेटसन। तो जेनेटिक्स का जो टर्म है ना, वो याद रखना है बेटसन दिया था। ठीक है, याद रखना है। और उसके बाद देखो ध्यान से, 1905 में यही बेटसन क्या किया? अपना एक बुक में, ठीक है, अपना एक बुक में मेंडल अपना एक बुक में क्या किया? मेंडल का सारा रिसर्च को क्या किया? दुनिया को बताया। ठीक है, और उस टाइम पे ये बेटसन का जो बुक का नाम था, वो नाम क्या था? हम लोग बोलेंगे मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी। याद रखना, ये मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी, याद रखिए, ये बुक का नाम है। ठीक है, कौन इस बुक को लिखा था? हम लोग बोलेंगे बेटसन।
कब लिखा था? 1905 में। और ये बुक में क्या चीज के बारे में लिखा हुआ था? जितना भी मेंडल का जो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स था, यहाँ पर रिसर्च था, यहाँ पर वर्क था, उस वही लिखा हुआ था किसमें? हम लोग बोलेंगे इस बुक में। ठीक है, याद रखना है। और ये बुक को कौन लिखा? बेटसन। ठीक है, तो उस टाइम से 1905 में क्या हुआ? हम लोग बोलेंगे मेंडल को क्या क्या चीज बोला गया? फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जाना गया। तो आप देख सकते हैं मेंडल जब तक सरवाइव किया तब तक वो फादर ऑफ जेनेटिक्स नहीं था। 1905 में मतलब उसके मरने के बाद देखो ध्यान से, उसको क्या बोला गया? फादर ऑफ जेनेटिक्स। इसका मतलब मेंडल बिल्कुल सही था। ठीक है, एक्चुअल में अगर हम लोग बोलेंगे जेनेटिक्स का जन्म कब हो चुका था? जेनेटिक्स का जन्म हो चुका था हम लोग बोलेंगे इस टाइम पे 1900 में। क्या हो गया था? हम लोग बोलेंगे बर्थ ऑफ, क्या हो गया था? बर्थ ऑफ जेनेटिक्स हो गया था। ठीक है, क्योंकि ये तीन साइंटिस्ट जो फिर से जो ये किए ना, रीडिस्कवर किए ना मेंडल के वर्क को, इसी टाइम से याद रखना, फिर से हम लोग बोलेंगे क्या हुआ? जेनेटिक्स का जन्म हुआ, या हम लोग बोलेंगे बर्थ हुआ। ठीक है, और 1905 में हम लोग बोलेंगे मेंडल को क्या बोला गया? फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जाना गया। ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, अब इसके बाद 1936 में और एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था आर ए फिशर। ठीक है, ये क्या किया? हम लोग बोलेंगे मेंडल जितना भी अपना काम को किया था ना, उसमें जो भी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया था उसको ये परफॉर्म किया। ठीक है, तो परफॉर्म किया, और ये आर ए फिशर ये बता दिया 1936 में कि मेंडल बिल्कुल सही था। ठीक है, वो जो भी अपना एक्सपेरिमेंट्स किया, जो भी अपना रिसर्च किया, जो भी अपना वर्क किया, उसमें जो भी स्टैटिस्टिक्स वो यूज किया वो बिल्कुल सही था। ठीक है, तो यही था हम लोग बोलेंगे क्या चीज? मेंडल का लाइफ हिस्ट्री। अब देख सकते हैं मेंडल के बर्थ से लेके मेंडल के डेथ और उसके बाद क्या हुआ ये मैंने यहाँ पर बताया। ठीक है ना, याद रखना है। अब क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन आता है कि ये जो मेंडल पी प्लांट को क्यों लिया? ठीक है, याद रखना, पहला क्वेश्चन क्या आएगा कि मेंडल क्या किया? पी प्लांट को ही चूज किया। क्यों पी प्लांट को चूज किया? ठीक है, ये पहला क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि मेंडल का जो हाइब्रिडाइजेशन एंड प्यूरिफिकेशन एक्सपेरिमेंट है, इसको हम लोग हाइब्रिडाइजेशन एंड प्यूरिफिकेशन एक्सपेरिमेंट्स क्यों बोल रहे हैं? दूसरा क्वेश्चन ये आया। तीसरा क्वेश्चन ये आया कि हाइब्रिडाइजेशन एंड प्यूरिफिकेशन एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करने के लिए मेंडल को कितना साल लगा? 7 साल लगा। ठीक है, इसमें पहला एक्सपेरिमेंट क्या वो परफॉर्म किया? मोनो हाइब्रिड क्रॉस का। तो ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? ठीक है, तो एक्चुअल में मेंडेलियन जेनेटिक्स स्टार्ट कहां से होता है? हम लोग बोलेंगे मेंडेलियन जेनेटिक्स स्टार्ट होता है हाइब्रिडाइजेशन एंड प्यूरिफिकेशन एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, और ये एक्सपेरिमेंट में सबसे पहला एक्सपेरिमेंट क्या आता है? मोनो हाइब्रिड क्रॉस का। ठीक है, तो वो हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। ये सब सारा का सारा क्वेश्चंस को मैं अगले लेक्चर में सॉल्व करूंगा। अब मोनो हाइब्रिड क्रॉस को बताने के बाद क्या मेंडल क्या किया? 2 लॉ को निकाला। ठीक है, और वो 2 लॉ क्या था? लॉ ऑफ डोमिनेंस, और दूसरा क्या था? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट्स या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। ठीक है, लेकिन बाद में क्या किया गया? लॉ ऑफ डोमिनेंस को क्या कर दिया गया? एक हाइपोथेसिस का नाम दे दिया गया, और मेंडल का पहला लॉ क्या हो गया? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट्स हो गया, या हम लोग बोलेंगे लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। तो क्यों ऐसा हुआ ये सब सारा का सारा मैं बताऊंगा मेंडेलियन जेनेटिक्स, जो हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे, जिसमें सबसे पहला एक्सपेरिमेंट है जिसको बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस का, उसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद ये सब जितना भी क्वेश्चन है ना आपके मन में, वो सब सारा का सारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलो हम लोग देखते हैं कि क्या सक्सेस, क्या मतलब रीजन था मेंडल के सक्सेस होने का। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं रीजन फॉर द सक्सेस, और मेंडल क्यों मतलब पी प्लांट को ही चूज किया। ठीक है, और मेंडल क्या क्या कॉन्ट्रास्टिंग जो ट्रेड्स था या कैरेक्टर्स, जो 7 कैरेक्टर्स था और 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स था, उसको लिया। ठीक है, वो अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो चलो यहाँ पर देखो मेंडल का सक्सेसफुल होने का कारण क्या था? सबसे बड़ा कारण था ना कि वो क्या किया, अपने जो भी मतलब एक्सपेरिमेंट्स है, या हम लोग बोलेंगे जो भी रिसर्च है या जो भी वर्क है ना, उसमें वो लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी का ज्यादा यूज किया, और इसके साथ साथ वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी किया, और उसमें क्या चीज ऐड किया? हम लोग बोलेंगे मैथमेटिकल लॉजिक को भी ऐड किया। ठीक है, तो सबसे पहला कारण होता है मेंडल के सक्सेसफुल होने का, पहला क्या चीज? वो प्रोबेबिलिटी को, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को और मैथमेटिकल लॉजिक को अपने एक्सपेरिमेंट्स में यूज किया। ठीक है, इसी की वजह से वो ज्यादा सक्सेसफुल हो पाया अपने वर्क में, या हम लोग बोल सकते हैं अपने रिसर्च या अपने एक्सपेरिमेंट्स में। पहला कारण ये था उसके सक्सेसफुल होने का। दूसरा कारण क्या था मेंडल के सक्सेस होने का? कि मेंडल क्या किया? वो हमेशा स्टडी किया प्योर ब्रीडर्स पे। ठीक है, प्योर ब्रीडर्स का मतलब हो गया प्योर लाइन ऑर्गेनिजम्स पे। ठीक है, प्योर लाइन ऑर्गेनिजम्स पे, या इसको हम लोग होमोजाइगस ऑर्गेनिजम्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये प्योर लाइन क्या होता है, ट्रू ब्रीडर्स क्या होता है, या प्योर ब्रीडर्स क्या होता है, ये मैंने बताया है
प्रीवियस लेक्चर में, अब देखना ये सीरीज ऑफ लेक्चर, ठीक है। तो दूसरा कारण था मेंडल के सक्सेसफुल होने का कि वो क्या किया, हम लोग बोलेंगे केवल प्योर ब्रीडर्स पे ही क्या किया, या हम लोग बोलेंगे ट्रू ब्रीडर्स पे या प्योर लाइंस पे ही क्या किया, अपने एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म किया। इसी की वजह से वो सक्सेसफुल हो पाया। ये हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस में भी देखेंगे। और मेंडल का जो भी एक्सपेरिमेंट्स है ना, वो याद रखना स्टार्ट ही होता है किससे, प्योर लाइन ऑर्गेनिज्म से या प्योर ब्रीडर्स से या ट्रू ब्रीडर्स से, ठीक है। इस चीज को याद रखना। या हम लोग बोल सकते हैं जो पेरेंट्स होगा वो हमेशा प्योर लाइन पेरेंट्स होगा, या हम लोग बोल सकते हैं जो पेरेंट्स होगा वो क्या होगा, होमोजाइगस रहेगा हमेशा, ठीक है। इस चीज को याद रखना। वही मैंने यहाँ पे लिखा है। तीसरा मेंडल का के सक्सेस होने का कारण क्या है, हम लोग बोलेंगे कि मेंडल क्या करता था ना, एक टाइम पे वो स्टडी करता था एक या दो ही कैरेक्टर्स को, ठीक है। इससे वो ज्यादा क्या हो पाया, हम लोग बोलेंगे सक्सेसफुल हो पाया। तो वही मैंने लिखा, स्टडीड ओनली वन और टू कैरेक्टर्स एट ए टाइम। एक कैरेक्टर का अगर स्टडी करेगा तो उसको हम लोग क्या बोले, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। दो कैरेक्टर के बारे में जब स्टडी किया तो उसको हम लोग क्या बोले, डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। इसीलिए वो मेंडल क्या हो पाया, हम लोग बोलेंगे सक्सेसफुल हो पाया अपने एक्सपेरिमेंट्स में या अपने काम में, या हम लोग बोल सकते हैं अपने रिसर्च में, ठीक है। तो ये कारण था हम लोग बोलेंगे मेंडल के सक्सेसफुल होने का, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि मेंडल पी प्लांट को ही क्यों चूज किया, व्हाई मेंडल सेलेक्टेड पी प्लांट्स ओनली, ठीक है। क्यों, सबसे पहला कारण है कि पी प्लांट को सिलेक्ट करने के पीछे कारण ये था कि मेंडल जो चर्च में था ना, ठीक है, जो चर्च में वो प्रीस्ट था ना, उस चर्च में एक छोटा सा गार्डन था, और वो गार्डन में क्या था, हम लोग बोलेंगे पी प्लांट्स था। तो उन्होंने देखा कि जो पी प्लांट्स है ना, उसको बहुत छोटे से जगह में या बहुत छोटे से स्पेस में क्या किया जा सकता है, हम लोग बोलेंगे क्या किया था, ग्रो किया जा सकता है, ठीक है, या हम लोग बोलेंगे कल्टीवेट किया जा सकता है। तो वही मैंने लिखा है कि इजिली कल्टीवेबल इन स्मॉल एरिया लाइक गार्डन। मतलब मेंडल पी प्लांट इसीलिए लिया क्योंकि पी प्लांट्स को ग्रो करवाना एक छोटे से एरिया में वो बहुत आसान था, ठीक है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं इजिली ग्रो भी बोल सकते हैं, या इजी टू ग्रो, इसको ऐसे लिखो इजी टू ग्रो, ठीक है। तो ये पहला कारण था मेंडल जिसकी वजह से वो क्या किया, हम लोग बोलेंगे पी प्लांट को चूज किया, ठीक है, याद रखना है। दूसरा कारण क्या था पी प्लांट लेने का, दूसरा कारण ये था कि जो पी प्लांट का जो फ्लावर था ना, वो क्या था, हम लोग बोलेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर था, ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर था। बाइसेक्सुअल फ्लावर वैसा फ्लावर होता है जिसमें आप लोग बोलेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों एक साथ प्रेजेंट होता है। तो वैसे फ्लावर को बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। और अगर दोनों एक साथ प्रेजेंट होगा, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो उसमें क्या होगा, खुद से फर्टिलाइजेशन होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। इसका मतलब हो गया कि नेचुरली क्या होता था, जो पी प्लांट्स होता था उसमें कैसा पॉलिनेशन या कैसा फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता था, सेल्फ पॉलिनेशन या सेल्फ फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता था। क्यों, क्योंकि फ्लावर क्या था, बाइसेक्सुअल था, ठीक है। तो दूसरा कारण क्या था, हम लोग बोलेंगे मेंडल पी प्लांट को क्यों चूज किया, क्योंकि वहां पर पी प्लांट में नेचुरली क्या होता था, सेल्फ पॉलिनेशन होता था या सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता था, ठीक है, जिसकी वजह से जो भी प्रोजेनी बनता था ना, वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स के जैसा दिखता था, जिसको बोलते हैं ट्रू टू टाइप, ठीक है, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा ना, और जब भी कभी सेल्फ पॉलिनेशन होगा ना, उस टाइम पे कोई भी वेरिएशंस देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो याद रखना है, दूसरा कारण ये था मेंडल पी प्लांट इसीलिए लिया क्योंकि पी प्लांट का जो फ्लावर था वो बाइसेक्सुअल था, और नेचुरली उसमें क्या देखने को मिलता है, सेल्फ पॉलिनेशन देखने को मिलता है, ठीक है, याद रखना है। और सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में मैंने बताया है, अब देखना सीरीज ऑफ लेक्चर्स जो है जेनेटिक्स का उसको, ठीक है। तीसरा हम लोग बोलेंगे मेंडल क्यों लिया पी प्लांट को, इसीलिए मेंडल पी प्लांट को लिया क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन भी आसानी से करवाया जा सकता है, किसमें, पी प्लांट्स के बीच में, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन कैसे करके करवाया जा सकता है, तो हम लोग बोलेंगे एक प्रोसेस है जिसको बोलते हैं इमस्कुलेशन। इमस्कुलेशन का मतलब होता है एंथर को हटा देना, इज कॉल्ड इमस्कुलेशन। और भी एक प्रोसेस है जिसको बोलते हैं बैगिंग टेक्निक, ठीक है। इसके थ्रू क्या किया जा सकता है, हम लोग बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन किया जा सकता है। और जब भी कभी क्रॉस पॉलिनेशन होगा दो पी प्लांट में, तो उस टाइम पे याद रखना है, हम लोग बोलेंगे वेरिएशंस आएगा, जो भी प्रोजेनी बनेगा उसमें, ठीक है। तो ये सब जो भी है ना, ये सब करवाना मेंडल के लिए आसान था, इसीलिए हम लोग बोलेंगे मेंडल क्या लिया, पी प्लांट को चूज किया। और ये क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, क्या कॉन्सेप्ट है, ये मैंने बताया है, आप प्रीवियस लेक्चर देखना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चौथा कारण क्या चीज है, मेंडल पी प्लांट को इसीलिए लिया क्योंकि पी प्लांट का जो लाइफ स्पैन होता है ना, ये लाइफ साइकिल होता है ना, वो बहुत बहुत शॉर्ट होता है। कितना, तो 2 से 3 मंथ हम लोग बोल सकते हैं, 2 to 3 मंथ होता है, ठीक है। इसीलिए आप लोग बोलेंगे देयरफॉर इट इज पॉसिबल टू स्टडी मेनी जनरेशन, ठीक है, क्योंकि लाइफ स्पैन ही शॉर्ट है, ठीक है। तो क्या हो सकता है, हम लोग बोलेंगे मेंडल क्या कर सकता है इससे, कि बहुत सारा जनरेशंस का स्टडी किया जा सकता है, ठीक है। इसीलिए मेंडल क्या लिया, हम लोग बोलेंगे पी प्लांट को चूज किया। अगला क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे अगला कारण क्या चीज है,
अगला कारण ये है कि इजिली विजुअलाइज द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स ऑफ पी प्लांट्स। मतलब पी प्लांट्स में जो भी कॉन्ट्रास्टिंग जो ट्रेट्स थे ना, उसको आसानी से क्या किया जा सकता था, विजुअलाइज किया जा सकता था। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आता है ये कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स क्या क्या चीज है पी प्लांट्स में। ठीक है, वो मैंने इधर लिखा है। तो ये सब सारा का सारा कारण था कि मेंडल क्यों पी प्लांट्स को चूज किया। ठीक है ना, और ये सब क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, ये सब सारा का सारा मैंने बताया है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब यहां पर मेंडल क्या किया, देखो ध्यान से, 7 कैरेक्टर्स को चूज किया और 7 कैरेक्टर्स का जो कॉन्ट्रास्टिंग जो ट्रेड्स है पी प्लांट में, उसको वो स्टडी किया अपने एक्सपेरिमेंट्स के टाइम पे। तो वही मैंने लिखा है, यहाँ सीरियल नंबर है, यहाँ पर कैरेक्टर्स है, और ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, 14 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स है या 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स है, जिसमें से इधर जो लिखा है ना मैंने, वो डोमिनेंट ट्रेड्स है, और इधर वाला क्या चीज हम लोग बोलेंगे, रिसेसिव ट्रेड्स है। ठीक है, याद रखना है। 7 कैरेक्टर्स लिया, एक कैरेक्टर का क्या हम लोग बोलेंगे, 2 ट्रेड्स है, तो 7 कैरेक्टर्स का कितना ट्रेड्स आएगा, हम लोग बोलेंगे 14 ट्रेड्स, या हम लोग बोल सकते हैं कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स आएगा। ठीक है, याद रखना है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं डिफरेंट ट्रेड्स। ठीक है, देखो यहाँ पर जैसे सबसे पहला हम लोग बोलेंगे जो कैरेक्टर था वो स्टेम हाइट था। ठीक है, स्टेम हाइट का 2 अलग अलग ट्रेट हो सकता है, पहला हम लोग बोलेंगे टॉल, दूसरा हम लोग बोलेंगे ड्वार्फ। ठीक है, दूसरा हम लोग बोलेंगे, याद रखना, टॉल क्या चीज है, डोमिनेंट है, इधर जो भी मैंने लिखा वो डोमिनेंट ट्रेट है, और इधर जो भी लिखा वो रिसेसिव ट्रेट है, याद रखना है। ठीक है, दूसरा हम लोग बोलेंगे शीट का शेप मेंडल लिया, तो शीट का शेप में देखा गया कि शीट का शेप राउंड भी हो सकता है, रिंकल भी हो सकता है। ठीक है, अगर राउंड होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो ट्रेट्स है वो क्या है, डोमिनेंट ट्रेट्स है, और अगर रिंकल हुआ, ठीक है, रिंकल हुआ, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये ट्रेट्स क्या चीज हम लोग बोलेंगे, रिसेसिव है। तीसरा जो कैरेक्टर लिया वो क्या, कौन सा कैरेक्टर को लिया, सीड का कलर। सीड का कलर अगर येलो होगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, डोमिनेंट ट्रेट होगा। अगर सीड का कलर ग्रीन आएगा तो वो कैसा होगा, हम लोग बोलेंगे रिसेसिव ट्रेट होगा। ठीक है, याद रखना है। उसके बाद चौथा जो कैरेक्टर लिया वो कौन सा कैरेक्टर लिया, फ्लावर कलर। फ्लावर कलर अगर वायलेट होगा तो हम लोग बोलेंगे ये वायलेट डोमिनेंट ट्रेट है, और अगर फ्लावर कलर पी प्लांट पे व्हाइट होगा तो व्हाइट हम लोग बोलेंगे कौन सा ट्रेट है, हम लोग बोलेंगे रिसेसिव ट्रेट है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बोलेंगे फ्लावर का पोजीशन। अगर फ्लावर का पोजीशन एक्सियल होगा तो वो कैसा ट्रेट है, डोमिनेंट ट्रेट है। अगर टर्मिनल होगा तो कैसा ट्रेट है, हम लोग बोलेंगे रिसेसिव ट्रेट है। एक्सियल का मतलब देखो ध्यान से, जैसे कि मान लो एक प्लांट है, ठीक है, प्लांट में यहाँ पर अगर यहाँ पर क्या चीज ग्रो हुआ, हम लोग बोलेंगे कोई फ्लावर ग्रो हुआ ऐसे करके। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे एक्सियल फ्लावर। यहाँ पर भी मान लो कोई फ्लावर ग्रो हुआ तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सियल फ्लावर, या हम लोग बोलेंगे जो फ्लावर का पोजीशन है वो एक्सियल है। ठीक है, लेकिन अगर मान लो कि कोई प्लांट है, उसके टिप पे देखो ध्यान से, सबसे ऊपर में क्या चीज डेवलप हुआ, हम लोग बोलेंगे फ्लावर बना, मान लो। ठीक है, तो टर्मिनल पे फ्लावर बना, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, जो फ्लावर है वो कैसा हम लोग बोलेंगे, टर्मिनल है, और यहाँ पर प्लांट का ग्रोथ खत्म हो जाता है। ठीक है, तो याद रखना है ये चीज को। अब अगला जो ट्रेट है वो क्या चीज है, सॉरी, अगला जो कैरेक्टर है वो क्या चीज है, पोड कलर। पोड कलर का मतलब हो गया कि जो मटर का जो छिलका होता है ना उसको बोलते हैं पोड। ठीक है, पोड शेप है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पोड बोलते हैं। तो मटर का जो पोड है या जो छिलका है वो क्या हो सकता है, वो बिल्कुल फूला हुआ हो सकता है, जिसको बोलते हैं इन्फ्लेटेड। ठीक है, ऐसा हो सकता है बिल्कुल। ठीक है, और दूसरा हो सकता है कॉन्स्ट्रिक्टेड, ऐसे ऐसे भी हो सकता है मटर का जो छिलका या पोड है। ठीक है, तो अगर इन्फ्लेटेड है तो याद रखना है वो कैसा ट्रेट है, हम लोग बोलेंगे डोमिनेंट ट्रेट है, और अगर कॉन्स्ट्रिक्टेड है तो वो कैसा ट्रेट है, रिसेसिव ट्रेट है। ठीक है, और अगला जो 7वां जो कैरेक्टर लिया वो कौन सा कैरेक्टर लिया, हम लोग बोलेंगे पोड का कलर। पोड का कलर, अगर मटर का जो छिलका है उसका कलर अगर ग्रीन है तो याद रखना वो डोमिनेंट ट्रेट है, और अगर उसका कलर येलो है तो हम लोग बोलेंगे क्या चीज है, रिसेसिव ट्रेट्स है। ठीक है, तो याद रखना है मेंडल क्या किया, ये 7 कैरेक्टर्स को लिया, और इसका हम लोग बोलेंगे जो 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, या हम लोग बोलेंगे 14 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को लिया। ठीक है, उसमें से जो भी मैंने इस तरफ लिखा है वो क्या है, डोमिनेंट है, और जो इस तरफ लिखा है वो क्या चीज है, रिसेसिव ट्रेट है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ ये डोमिनेंट ट्रेट है और ये क्या चीज है, रिसेसिव। कैसे, मेंडल ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट्स करके बताया, तब जाके यहाँ पर जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है वो क्या चीज है, ये सारा का सारा डोमिनेंट ट्रेट्स है, और ये क्या चीज है, सारा का सारा रिसेसिव ट्रेट्स है। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखना, क्योंकि मोनोहाइब्रिड टॉस जब मैं बताऊंगा तो उसमें इसका कॉन्सेप्ट आएगा। तो यहाँ पर हम लोग 3 चीज देखे, पहला कि मेंडल के सक्सेसफुल होने का कारण क्या है, दूसरा कि मेंडल क्यों पी प्लांट्स को ही चूज किया, तीसरा हम लोग बोलेंगे पी प्लांट्स में मेंडल क्या क्या 7 कैरेक्टर्स को लिया, और उस 7 कैरेक्टर्स का क्या क्या जो ये कॉन्ट्रास्टिंग जो ट्रेट्स था, जिसको बोलते हैं 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, वो क्या था वो मैंने देखा। ठीक है, वो मैंने बताया यहाँ पर।
तो ये था, हम लोग बोलेंगे क्या चीज़ के बारे में, मेंडल का थोड़ा लाइफ हिस्ट्री के बारे में, और हम लोग बोलेंगे रीजन मेंडल के सक्सेस होने का, और हम लोग बोलेंगे क्यों मेंडल पी प्लांट्स को चूज किया, और हम लोग बोलेंगे क्या क्या 7 कैरेक्टर्स या क्या 14 टाइप का डिफरेंट ट्रेड्स को मेंडल लिया, वो सब सारा का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे अगले लेक्चर में, हम लोग देखेंगे मेंडेलियन जेनेटिक्स, जिसमें से हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहला क्या चीज, हाइब्रिडाइजेशन एंड प्यूरिफिकेशन एक्सपेरिमेंट, जिसको बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस का। ठीक है, तो वो हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में। अभी के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।